गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निर्यात संवर्धन। आपने निर्यात संवर्धन की आवश्यकता क्यों है भारत में, इससे संबंधित पहले आपने जो वीडियो देखा था, लास्ट वीडियो हमारा यही था। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने ऐसे क्या क्या काम करे हैं आज़ादी के बाद से जिससे कि निर्यातों को बढ़ावा मिला है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं या भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। वो सारे सरकारी प्रयास आज हमारे डिस्कस के टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले जो सरकार ने जो प्रयास किए उसका जो पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ से है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आ रही है जांच समितियों का गठन। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है कि गोरवाला समिति 1949। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर गोरवाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी जिसका उद्देश्य यही था कि बड़ी मात्रा में निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए। तो निर्यातों को बढ़ावा देने का सबसे प्रथम प्रयास है जो डॉक्टर गोरवाला की अध्यक्षता में स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो सेकंड जो समिति बनाई गई थी वो थी डिसूजा समिति 1957 में। डॉक्टर BL डिसूजा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था करों में छूट देना, परिवहन का विस्तार करना, रेल भाड़े में छूट देना आदि, जिससे कि क्या निर्यातों को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद में नेक्स्ट है जो है 1961 में मुदालियर समिति। इसमें डॉक्टर AR मुदालियर की अध्यक्षता में इस समिति का जो गठन किया गया और इनका मुख्य उद्देश्य था जो छोटे छोटे उद्योगों को संरक्षण देना और आयातों पर क्या है प्रतिबंध लगाना, जिससे कि हमारे जो घरेलू जो छोटे उद्योग है उनको संरक्षण मिल सके और उनको बड़ी मात्रा में बनवा करके और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए और विदेशों में बेचा जाए। तो ये इनका जो मुख्य लक्ष्य था। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे तो वो थी टंडन समिति 1981। तो ये डॉक्टर टंडन की अध्यक्षता में इस समिति का जो गठन किया गया था और आवश्यक सुविधाओं का विस्तार इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जितने भी उद्योग धंधे वो उनको जो मूलभूत जो उनकी ज़रूरत है, जो आवश्यक जो ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से पूरा करें और उन जो ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको किस तरीके से दी जा सकती है जिससे कि वो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सके और विदेशों में माल है जो बेचा जा सके। तो ये इनका है जो मुख्य रूप से प्रोग्राम था आगे बढ़ाने का उद्योग धंधों को। तो इसके बाद में समितियाँ समाप्त होती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है विशिष्ट संगठनों की स्थापना। तो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट प्रकार के जो संगठन है उनकी भी स्थापना करी थी। वो संगठन कौन कौन से थे तो आपके सामने है। सबसे पहले निर्यात संवर्धन निदेशालय। तो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना या बड़े संगठन की स्थापना की आवश्यकता थी हमारे, तो वो था निर्यात संवर्धन निदेशालय। तो भारत में ये निर्यात संवर्धन निदेशालय की स्थापना की गई। इसके बाद में निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद की स्थापना की गई और उसके पश्चात केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद की भी 1948 में स्थापना की गई। ये आज़ादी के जस्ट बाद वाले टॉपिक थे सारे जो निदेशालय है या सलाहकार परिषद है ये तो जस्ट आज़ाद हमारा देश हुआ था उसके बाद हमें लगा कि क्यों न विदेशों में बड़ी मात्रा में निर्यात करके पैसा कमाया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष संगठनों की जो स्थापना की जरूरत पड़ी थी वो ये थे। तो इस तरीके से इन संगठनों को स्थापित किया गया। उसके बाद में 27 निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना भी की गई। सामान्यतः ये जो 27 निर्यात परिषदें थी ये हमारे देश के राज्यों में स्थापित की गई। बड़े बड़े जो शहर थे राज्यों के या उनकी जो राजधानी थी वहाँ उनको ये सेटअप किया गया। उसके बाद में 9 वस्तु मंडलों की स्थापना। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम था जिससे हमारे देश में जिन चीज़ों का बड़ी मात्रा में आज़ादी के पश्चात ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जिस चीज़ का था हमने उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो वो है जो वस्तु मंडल थे जिन वस्तु को हमने इस मंडल में शामिल किया था वो है चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, हथकरघा, रेशम, दस्तकारी, इलायची और नारियल जटा बोर्ड। ये आदि नारियल जटा बोर्ड की बाद में बात करेंगे। नारियल जटा ये 9 वस्तुएं थी ऐसी जो हमारे देश में बड़ी मात्रा में इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। तो क्यों न इनको ही बड़ी मात्रा में विदेशों में बेच करके पैसा कमाया जाए, इन पे विशेष थोड़ा ध्यान दिया जाए जिससे कि है जो बड़ी मात्रा में निर्यात करके फायदा लिया जाए। तो इसलिए इन 9 वस्तु मंडलों की
की जो स्थापना की गई और इन 9 वस्तुओं का बड़ी मात्रा में है जो देश में प्रोडक्शन भी होता था और इनको विदेशों में बेच करके पैसा कमाने का प्रयास भी किया गया। तो ये कुछ इस तरीके से था। उसके बाद में तीसरे टॉपिक पे आते हैं, किस्म नियंत्रण की व्यवस्था। हम जो भी चीज़ें विदेशों में बेचते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारी चीज़ें खरीद ले, तो हमें आवश्यकता होती है कि जो भी हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया क्वालिटी हो, जिससे कि विदेशों में वो कंपटीशन कर सके विदेशी वस्तुओं के साथ में और अपना जो मार्केट है जो स्थापित कर सके। तो इसके लिए जो किस्म नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई, तो इसके लिए कुछ विशेष बोर्ड्स की या परिषद की स्थापना की गई है। अब देख रहे हैं सबसे पहले निर्यात नियंत्रण परिषद कोलकाता। ये कोलकाता में एक निर्यात नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसमें जो भी बाहर चीज़ें निर्यात की जा रही है उनको उन पर नियंत्रण करना, उनकी क्वालिटी पे नियंत्रण करना, उनकी क्वालिटी देखना कि क्या वास्तव में ये विदेशों में बेचने लायक है या नहीं है, क्या उस लेवल का इनको बनाया जा सकता है या नहीं है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आदि इन नियंत्रण परिषदों के पास थी और ये विदेशों में बेचने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली थी उस टाइम। दूसरा है भारतीय मानक संस्थान दिल्ली। दिल्ली में ये भारतीय मानक संस्थान है जो ये तय करता है कि ये चीज़ है, इसका स्टैंडर्ड ऐसा है कि ये विदेशों में बेचने लायक है। तो उसकी क्वालिटी के आधार पे आज हम देखते हैं ना ISI मार्कर, वो मानक की ही है एक, या ISI मार्का कोई चीज़ें लगी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ें पहले टेस्टेड है, एक संस्थान है जैसे मार्कर देने वाला जो भारतीय संस्थान है वो लगा देता है। इसका मतलब कि ये चीज़ है जो टेस्टेड है और अच्छी क्वालिटी की है, इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। तो ये इसी तरीके से ये जो परिषद है, ये संस्थान है, मानक संस्थान है। तो इनके इसके बाद में है श्री टेक्सटाइल कमेटी मुंबई। मुंबई में टेक्सटाइल इन कपड़ा उद्योगों से संबंधित एक कमेटी है, उसका गठन किया गया और इसमें ये चीज़ तय किया गया कि हमारे द्वारा जो विदेशों में कपड़ा बेचा जाता है तो उसकी क्वालिटी क्या है पहले यहाँ जांच लिया जाए, ताकि विदेशों से वापस कहने का मतलब है हमारे पास रिटर्न नहीं आए कोई भी माल हमने बेचा हुआ उसमें कोई कमी दिखा करके। तो पहले से ही ये टेस्ट करने का ये प्रोग्राम था, यहाँ टेस्ट किया जाता था चीज़ों को और फिर विदेशों में बेचने लायक स्वीकृति दे करके उनको फिर है जो आगे बढ़ा दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 जो संस्थान है इनका काम ये है कि जो भी चीज़ें विदेशों में बेची जानी है पहले उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए, टेस्टिंग में यदि वो पास होती है तो ही उनको आगे विदेशों में बेचने लायक है जो परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे संस्थान थे जो परमिशन का काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, वो है सार्वजनिक व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना। तो कुछ ऐसी व्यापारिक संस्थाएं थी जो सार्वजनिक रूप में देश के फायदे में अपना रोल अदा करने वाली थी। तो ये कौन कौन सी थी? राज्य व्यापार निगम। ये प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यापार निगम की स्थापना की गई। हमारे देश के उस समय 27 राज्य थे, तो 27 राज्यों में जो इनकी स्थापना की गई और इनका यही था मुख्य उद्देश्य कि अपने क्षेत्र में जितना भी व्यापार है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और विदेशों में बेच करके पैसा कमाने का प्रयास करें। इसके बाद में भारतीय काजू निगम, जैसा कि इसका नाम है, तो हमारे जिस क्षेत्र में काजू होते हैं तो उन क्षेत्र में उन क्षेत्र से जो काजू सारे एकत्रित करके और बड़ी मात्रा में इस निगम के माध्यम से विदेशों में जो काजू का निर्यात किया जाए, जिससे कि बड़ी मात्रा में पैसा है जो कमाया जा सके। तो इसी उद्देश्य को, काजू को बढ़ावा देने के लिए, काजू को बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए इस निगम की स्थापना की गई और ऐसे किसान, ऐसे जो व्यक्ति जो काजू का प्रोडक्शन कर रहे थे उनको बड़ी मात्रा में फ़ायदा दिया गया, जिससे कि वो बड़ी मात्रा में काजू का प्रोडक्शन करें और विदेशों में इसको बेचने लायक भी बना सके। तो ये सारे के सारे काम इसके अंतर्गत थे। इसके बाद में है दस्तकारी एवं हथकरघा निगम। दस्तकारी एवं हथकरघा निगम, तो हाथों द्वारा जो कलात्मक चीज़ें हैं वो चीज़ें बनाई जाती है, तो वो सारी इसके अंतर्गत आती है। ये बोर्ड इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित करने का या आगे इनको बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे कि लोगों को रोजगार का भी माध्यम मिले और देश को इनकम का भी एक अच्छा सोर्स मिले। तो ये निगम की स्थापना है जो इसी के कारण की गई है। नेक्स्ट है जो है रसायन व फार्मास्यूटिकल निगम। जैसा कि आप समझ रहे हो, रासायनिक जो चीज़ें या फार्मास्यूटिकल जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए जिस निगम की स्थापना की गई है वो निगम यही है। तो इस तरीके से ये इतने जो चीज़ें थी ये
व्यापार को या आगे जो हमारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए थे। उसके बाद में 5वें नंबर पे आते हैं खनिज व धातु व्यापार निगम मुंबई। तो खनिज यानी ज़मीन से जो चीज़ें निकलती है, खान से जो चीज़ें निकलती हैं उनको खनिज कहते हैं। तो उनसे संबंधित ये कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे कि उनको क्या है विदेशों में बेचा जा सके। तो इस निगम की स्थापना मुंबई में की गई है। जो खनिजों से यानी ज़मीन से जो चीज़ें निकलती है, खानों से जो चीज़ें निकलती है उनको विदेशों में बेचने लायक बनाया जा सके, इस निगम का उद्देश्य यही है। अब्रक व्यापार निगम, अब्रक का भारत है जो सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो अब्रक है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनमें काम आती है, जैसे कि प्रेस है उसके अंतर्गत अब्रक लगी होती है, गर्म जल्दी होती है चीज़ें बिजली के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो अब्रक का उत्पादक हमारा देश बहुत बड़ा उत्पादक है और इस निगम की स्थापना का उद्देश्य यही है कि अब्रक का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए और विदेशों में इसको बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। नेक्स्ट है भारतीय चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम। चलचित्र का आप समझते हो कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री जितनी भी है, फिल्मों का प्रोडक्शन होता है वो विदेशों में बेचने लायक हो तो उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास इसी के माध्यम से किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत में भी बहुत सारी विदेशी मूवी चलती रहती है। इस तरीके से हिंदी डब्ड मूवी देखते हैं, हम चाइनीज़ मूवी भी देखते हैं हिंदी में डब्ड की होती है, हॉलीवुड और बहुत सारी ऐसे मूवीज़ है। तो उसी प्रकार से हमारी जो मूवी है वो भी विदेशी लोग हैं उसको देखना पसंद करते हैं। तो इस निगम के माध्यम से ही वो बड़ी मात्रा में उनको प्रोत्साहित करने का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है निर्यात वित्त सुविधाओं का विस्तार। ये निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसे की सुविधा भी दी जाए उद्योगपतियों को, उद्योगधंधों को चलाने के लिए। तो ये कुछ एक ऐसे निगम है जैसे कि निर्यात साख गारंटी निगम। ये निगम है जो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए ही विशेष रूप से। तो ये क्या करता है, साख सुविधा उपलब्ध करवाता है उद्योगधंधों को। तो ये गारंटी के तरह ही काम करता है। औद्योगिक विकास निगम ये उद्योगधंधों को बढ़ावा देता है जिससे कि ये बड़ी मात्रा में नॉर्मली ये फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, पैसे की जो उद्योगधंधों में जो कमी आ रही है उसको पूरा करते हैं जिससे कि उद्योगधंधे बड़ी मात्रा में चल सके और विदेशों में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन को बेच सके ये और पैसा कमा सके। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात संवर्धन योजनाएं। तो समय समय पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी बनाई गई है जिससे कि निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी निर्यात संवर्धन योजनाएं हैं। इसके बाद में व्यापारिक समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है जैसे IMF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, तो इनसे बड़ी मात्रा में सहायता लेकर के और निर्यातों को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है लगातार। और बहुत सारे जो ऐसे व्यापारिक समझौते ऐसे किए जिससे कि दो देशों के बीच में आपसी समझौतों के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से। तो ये काम इसका है और इससे कहने का मतलब ये है कि निर्यातों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय मुद्रा यानी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए जाते हैं जिससे कि हमारी मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1949 में 30.5% और 1966 में 36.5 और 1991 में 2 बार हुआ है 18% से 20% के बीच हमारी भारतीय मुद्रा का है जो अवमूल्यन हुआ है जिससे कि निर्यातों को बड़ी मात्रा में क्या है बढ़ावा दिया जा सके, लोग बड़ी मात्रा में है जो विदेशों में माल है जो बेच सके। तो मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है कि हमारी मुद्रा का जो मूल्य हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है, जिससे कि लोग बड़ी मात्रा में इसको क्या खरीद सके, हमारा माल थोड़ा सस्ता लगेगा लोगों को। इसलिए निर्यातोन्मुख इकाइयों का अनुरक्षण। तो एक और है कि जो ऐसी इकाइयां हैं जो बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्शन है जो लगातार निर्यात करने की ओर ही अग्रसर है, तो उन इकाइयों का या उन उद्योगधंधों का क्या किया जाए, अनुरक्षण किया जाए, थोड़ी उनको सुविधाएं दी जाए। मेला व प्रदर्शनी संगठनों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी भारत सरकार ने समय समय पर की है जिससे कि क्या है हमारी चीज़ों का प्रदर्शन होता है, लोग देखते हैं, उनको पसंद आती है तो वो लोग खरीदते हैं इसको। उसके बाद में ग्रीन कार्ड व्यवस्था। तो ऐसी इकाइयाँ या ऐसे उद्योगधंधे जो 100% यानी 100% अपना जो प्रोडक्शन है सारा का सारा विदेशों में ही बेचते हैं, तो ऐसे उद्योगधंधों को विशेष प्रकार का एक ग्रीन कार्ड दिया गया है। ग्रीन कार्ड के अंतर्गत उनको वित्त की सुविधा, उनको कच्चे माल की सुविधा, उनको ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो सारी की सारी सुविधा है जो दी जाए। तो ऐसा कुछ प्रावधान है ग्रीन कार्ड के अंतर्गत है जो। तो नेक्स्ट बात करें, 9 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना।
जो भी हमारे देश से चीज़ें विदेशों में बेची जाती है या भेजी जाती है, तो उनको उनमें थोड़ा सा उनकी क्वालिटी में सुधार किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए 9 जगह है हमारे जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि कांदला यानी गुजरात में, सांताक्रूज, फाहटा, नोएडा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई व सूरत आदि इन क्षेत्रों में, ये बड़े बड़े महानगर हमारे देश के, तो इनमें इन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की गई। ये 9 जगह है ये, तो इनका काम यही है कि जो भी चीज़ें तैयार की जा रही है उनका थोड़ा और प्रोसेसिंग को और अच्छा किया जाए और उनका लेवल अच्छा किया जाए, जिससे कि विदेशों में जो चीज़ें बेचने लायक हो और कंपटीशन में टिकने लायक हो। इसके बाद में है, यह है 17 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। ये 15 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो 17 टोटल है जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है, जो कि यही काम करते हैं, निर्यातों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लाइसेंस प्रणाली, तो लाइसेंस लेना पहले इजी नहीं था। ठीक है, जल्दी से उद्योगपतियों को लाइसेंस मिल पाता नहीं था बड़े उद्योगों के लिए, लेकिन इसमें भी काफ़ी सुविधाएं दी गई, काफ़ी छूट दी गई है। तो जो लाइसेंस प्रणाली अपनाई गई है उद्योग धंधों को पनपाने के लिए, वो है उदार लाइसेंस प्रणाली अपनाई गई है, और ये भी एक सराहनीय कदम है भारतीय सरकार का। नई पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई है, जिससे कि क्या है, आयात निर्यातों को बड़ी मात्रा में इनको बढ़ावा दिया जा सके, आयातों पे नियंत्रण और निर्यातों को बढ़ावा देने में इससे मदद मिले। और लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी पार्क आदि। तो टेक्नोलॉजी पार्क्स का भी निर्माण किया है, जिससे कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी है वो विदेशों में बेचने लायक बन सके, और विदेशी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में आए, जिससे कि क्या है कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो, हमारे निर्यात संवर्धन में कहीं न कहीं इसको बेनिफिट के रूप में देखा जाए। तो ये थे सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, जिससे कि निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिए।